नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन फिर आज एक वीडियो लाए हैं। पिछला वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था पाचन तंत्र से संबंधित आपको जितनी सारी बातें थी वो लिख के मैंने नोट्स भी आपको दे दिए और घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर में जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए उसको हम बाय ऑप्शन सॉल्व भी करवाए। आज फिर जीव विज्ञान की एक नई चैप्टर में लाया हूँ, जैव विकास। आज जो पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने सुन रखा है कि लैमार्कवाद क्या होता है, डार्विनवाद क्या होता है, ह्यूगो डी व्रीजवाद क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैव विकास का मतलब जीवन का विकास, बायो इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जैव विकास बोलते किसको हैं। जब क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निम्न कोटि जीव कहने का मतलब सरल कोटि के जो जीव होंगे का विकास उच्च कोटि का जीव में हो जाए, यानी जटिल कोटि के जीव में हो जाए, तो उसे हम लोग जैव विकास बोलते हैं। यूं कहें, जब सरल जीवों का विकास क्रमिक परिवर्तन के द्वारा जब जटिल जीवों में हो जाए, जटिल जीव कहने का मतलब विकसित अवस्था में हो जाए। सरल जीव यहाँ कहने का मतलब अभी ये पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में नहीं है, और जब ये जटिल अवस्था में आ जाए तो इसको बोलेंगे पूर्ण विकसित रूप में ये आ गया। तो जैव विकास का मतलब यही होता है। जैव विकास का मतलब क्या होता है? जब किसी क्रमिक परिवर्तन के द्वारा निम्न कोटि का जीव का विकास उच्च कोटि के जीव में हो जाए तो उसे जैव विकास बोलते हैं। अर्थात कम विकसित वाले जीव जब उच्च विकसित वाले जीव में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग जैव विकास बोलेंगे। यहाँ पे निम्न कोटि जीव कहने का मतलब क्या? कम विकसित वाले जीव हैं, और जब ये कम विकसित से उच्च विकसित में आ जाए, ये उच्च कोटि जीव में आ जाए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं जैव विकास। क्या ये जो परिवर्तन होती है, क्या ये एट रैंडम अचानक होती है, क्या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आती है? नहीं, ये क्रमिक परिवर्तन के द्वारा होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया क्रमिक परिवर्तन, यानी धीरे धीरे होता है। तो बातें समझ में आई होगी जैव विकास क्या है। चलिए हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो जैव विकास को कुछ विद्वानों ने समझाया। जैव विकास को कुछ विद्वानों ने समझाया, जैसे लैमार्क, डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज। ये सभी ने जैव विकास पे अपना अपना मत दिया, जो कि एक अपना अपना उन लोगों का सिद्धांत कहलाया। उन्हीं में से लैमार्क, ह्यूगो डी व्रीज और डार्विन, इन तीनों में से हम पहला पढ़ते हैं लैमार्क। लैमार्क ने इस जैव विकास को कैसे वो समझाया, आखिर इसके बारे में वो क्या क्या बातें बोली, क्या क्या उनकी उपधारणाएँ थी, क्या क्या उनकी धारणाएँ थी, क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिया इसके बारे में, और आगे चलकर क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, या गलत हुआ तो उनके नए सिद्धांत को किसने दिया। चलिए तो हम लोग लैमार्क देखते हैं। यह है लैमार्किज्म बोलते हैं, लैमार्कवाद, अर्थात लैमार्क का सिद्धांत इसको बोलते हैं। लैमार्कवाद या लैमार्किज्म, यानी ये अपने नाम से ही इनके सिद्धांत का नाम भी पड़ा। सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। लैमार्क का पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, यानी शॉर्ट में हम लोग लैमार्क बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, और ये फ्रांस देश के रहने वाले हैं। सर्वप्रथम इन्होंने जैव विकास के बारे में बताया, अर्थात समझाया। यूँ कहें, सर्वप्रथम जैव विकास पर अपना सिद्धांत, मत या धारणाएँ दी, अपना सिद्धांत दिए, और यही सिद्धांत इनका कहलाया लैमार्कवाद, या लैमार्क का सिद्धांत, या लैमार्क की धारणाएं, या लैमार्क की मत। बताया आपको ये फ्रांस के रहने वाले थे। लैमार्क की 4 प्रमुख धारणाएं थी या सिद्धांत थे जो जैव विकास के संबंध में बताया। ये आगे देखते हैं हम लोग।
बात ये आया कि ये इनका सिद्धांत आधारित था किस पे, आखिर ये सिद्धांत, इनका सिद्धांत कहना क्या चाहता था। तो इनका सिद्धांत जो आधारित था, इनका कहना था कि किसी भी जीव के जीवन काल के दौरान, किसी भी जीव के जीवन काल के दौरान उसमें होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तन उसकी अगली पीढ़ी में विरासत के रूप में मिलता है। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी जीव उसके जीवन काल के दौरान उस पर जो भी शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, चाहे वातावरण के कारण हो, चाहे उसके शरीर के उपयोग या अनुपयोग के कारण हो, या वो सरल से बड़े अर्थात कम विकसित से बड़े विकसित अवस्था के दौरान हो, ये सारे के सारे जो लक्षण होंगे वो आने वाले उसके पीढ़ी, यूँ कहें उनके आने वाले संतान या बच्चे में देखने को मिलेगा। इनका सिद्धांत इसी पे आधारित था। यानी लेमार का सिद्धांत किस पे आधारित था कि कोई भी जीव के जीवन काल के दौरान उसमें होने वाली सभी शारीरिक परिवर्तन उसकी संतानों को विरासत में मिलते हैं, अर्थात उनकी संतानों में देखने के लिए मिलेंगे। अर्थात यूँ कहें कि उनके आने वाले पीढ़ी में इनके लक्षण दिखेंगे जो उनके जीवन काल के दौरान जो जो शारीरिक परिवर्तन हुए हों। इसी के आधार पर उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, यानी 4 चीज़ें वो देखे। क्या देखे? पहला वो ये देखे कि उपयोग एवं अनुपयोग के माध्यम से परिवर्तन, अंगों का उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। ये पहला नहीं, ये सीरियली कोई ज़रूरी नहीं है, इसी को पहले देखते हैं। ये बोलता है कि जिन अंगों का उपयोग जीवों द्वारा बार बार किया जाता है वे विकसित हो जाते हैं। यानी अंगों का उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव क्या पड़ता है जीवन पर, तो बोलता है कि जिन अंगों का उपयोग जीवों द्वारा बार बार किया जाता है वे विकसित हो जाते हैं, और जो कभी कभार किया जाता है वो आने वाले उनके नए पीढ़ी में या संतान में नष्ट हो जाती है। क्या होती है? वो नष्ट हो जाती है। इनका पहला सिद्धांत ये निकल कर आया कि कोई भी जीव अपने जीवन काल के दौरान यदि वो अपने जीवन काल के दौरान यदि वो अपने शरीर का कोई भाग को ज़्यादा उपयोग करता है तो उसका ज़्यादा विकास होता है, यदि उसका कम उपयोग करता है तो उसका कम विकास होता है। जैसे जिराफ का गर्दन और अगला दोनों पैर लंबा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो जिराफ के पूर्वज थे वो घोड़े की तरह थे। घोड़ा का देख रहे हैं, चारों पैर बराबर, थोड़ा गर्दन उसका क्या होता है, लंबा, बोला उस तरह थे। लेकिन उन्हें खाने के लिए स्थल पे वनस्पति वगैरह यानी जो उसको भोजन चाहिए था वो उसको नीचे नहीं मिल पाता था। उसे प्राप्त करने के लिए अपने गर्दन एवं अगले पैर को आगे की ओर ले जाना पड़ता था और गर्दन को ऊपर उठा के उस वनस्पति वगैरह को अपने भोज पदार्थ के रूप में यूज करता था। ये लक्षण इनके आने वाले संतान यूँ कहें पीढ़ी पे पड़ा और ये इस तरह यूज करते गए, तो यही कारण है कि जिराफ का गर्दन और अगला दोनों पैर लंबा होता है। अब अनुपयोग यानी जिसका कम उपयोग किया वो आने वाली पीढ़ी में नष्ट हो गए। जैसे सांप का उदाहरण लेते हैं। सांप बोला जाता है एक छिपकली के ही पहले ये क्या थे, सांप का जो पूर्वज थे वो छिपकली की तरह थे। तो छिपकली में देख रहे हैं पहले पैर दिखता था, पहले क्या दिखता था, पैर दिखता था। उसका कम यूज के कारण ये लक्षण इनके आने वाले पीढ़ी में पड़ा और जिसके वजह से इनका पैर क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गया। यूँ कहें उसका यूज ही ये नहीं किए, जिसके कारण से उसका विकास नहीं हो पाया। तो पहला सिद्धांत इनका क्या था, अंगों का उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। पहला हो गया। अब आइए बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति से ये तात्पर्य है कि जिसका निम्न कोटि का विकास से उच्च कोटि के विकास की ओर जाना, निम्न कोटि के विकास से उच्च कोटि के विकास की ओर ट्रांसफ़र होना, इसका मतलब ये होता है।
निम्न कोटि से उच्च कोटि। जैसे जैसे जीव अपने परिवेश के अनुकूल ढलते गए वे सरल रूपों से जटिल होते गए, अर्थात कम विकसित से उच्च विकसित की ओर बढ़ते गए। ये दूसरा इनका बड़े होने की प्रवृत्ति हुई। वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का प्रभाव क्या बोलता है कि पर्यावरण सभी जीवों को प्रभावित करता है। पर्यावरण में थोड़ा सा परिवर्तन जीवों में परिवर्तन लाता है और इससे नई ज़रूरतें पैदा करती है, जो बदले में नई संरचनाएं को जन्म देती है तथा आदतों में बदलाव लाती है। यानी पर्यावरण के प्रभाव से शारीरिक में उसका कई तरह के परिवर्तन होते हैं। शारीरिक ढांचा का रूप ही उनका क्या होता है, थोड़ा बदल जाता है वातावरण का सीधा प्रभाव से। यानी यूँ कहते हैं हम लोग, कभी देखते हैं मतलब पहाड़ी इलाका में छोटे छोटे लोग और दूसरे जगह कभी दूसरे जगह बड़े बड़े लोग, ये क्या होता है, पर्यावरण या वातावरण का सीधा उन पे प्रभाव पड़ता है। चौथा हो गया उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। ये क्या बोलता है, उपार्जित का मतलब क्या होता है, यूं समझे सरल भाषा में अर्जित। लक्षण गुण हो गया, वंशानुगति मतलब विरासत। यानी इन सब के दौरान जो भी अभी जस्ट बताया, इनका सिद्धांत किस पे आधारित है, तो किसी जीव के जीवन काल के दौरान उसमें होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन क्या हुआ, बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति मतलब क्या, सरल कोटि जीव से उच्च कोटि जीव में, अर्थात निम्न कोटि के विकसित जीव से उच्च कोटि के विकसित जीव में परिवर्तन होना ही बड़े होने की प्रवृत्ति कहलाता है। वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण के सीधा प्रभाव से क्या होता है, ये उसके शारीरिक ढांचा पे प्रभाव पड़ता है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, यानी जिस अंग का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उसका ज़्यादा ही विकास होगा, जिसका कम उपयोग करेंगे उसका कम विकास होगा और आने वाले पीढ़ी में समाप्त होगा। ये सारे के सारे जो भी शरीर में परिवर्तन हो रहा है वो सब के सब लक्षण क्या होंगे, इनके आने वाले पीढ़ी में क्या होंगे, समायोजित होंगे। यानी आने वाले पीढ़ी में लक्षण देखने को क्या होगा, मिलेगा। इसीलिए ये चौथा दिया गया इसका उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत है, अर्थात अर्जित लक्षणों की विरासत में मिलने वाले सिद्धांत। यही वजह है ये बहुत ही फेमस है। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत। ये बोलता है कोई जीव अपने जीवन काल के दौरान कुछ विशेषताएं प्राप्त करते हैं और ये विशेषताएं उनकी संतानों को विरासत में मिलता है। क्या बोलते हैं कि कोई जीव अपने जीवन काल के दौरान जो भी सारे गुण अवगुण जो भी प्राप्त किए वो उनके आने वाले संतानों में मिलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई हट्टा कट्ठा लंबा आदमी होता है, उसके बच्चे जैसे देखते लंबे, तो दूर से उनके माँ बाप को देखे बिना हम लोग बोलते हैं अरे इसका जरूर माँ बाप लंबा होगा। क्यों अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि वो सारे उसके बाद ये क्योंकि वो लंबे होते हैं, वो देखते हैं कुछ ये बहुत आराम सीधा टाइप का होता है, कोई हरामी टाइप का होता है, किसी का लैंग्वेज वगैरह इस तरह का होता है, तो हम लोग को लगता है कि नहीं इसके माँ बाप के भी लक्षण ऐसे ही होंगे, इसीलिए इसका भी लक्षण ये है। तो यही हो गया उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत हो गया। तो ये 4 सिद्धांत दिए। लैमार्क ने कितने सिद्धांत दिए, 4 सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत ये दिए कि बड़े होने की प्रवृत्ति, इसका मतलब ये होता है कि निम्न कोटि के जीव जब उच्च कोटि के जीव में बदल जाते हैं तो ये बड़े होने की प्रवृत्ति कहलाता है, अर्थात कम विकसित जीव जब क्या होता है अधिक विकसित जीव में परिवर्तन होते हैं। वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव कहने का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण में थोड़ा सा परिवर्तन जीवों में परिवर्तन लाता है, इससे नई ज़रूरतें पैदा करती है जो बदले में नई संरचनाएं को जन्म देती है। जाहिर सी बात है जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से उसका उपयोग किया जाएगा और उसके शरीर के ढांचा में एक क्रमिक परिवर्तन आ जाएगा, क्रमिक परिवर्तन आ जाएगा। अंगों का उपयोग अनुपयोग बता ही दिए, जिस अंग का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उस अंग का उतना ही ज़्यादा विकास होगा, जिसका कम उपयोग करेंगे उसका कम विकास होगा। इसी प्रकार हमारा एक और एग्जाम्पल आता है, न उड़ने वाली पक्षी, जैसे शुतुरमुर्ग हम लोग बोलते हैं। तो शुतुरमुर्ग का जो पूर्वज थे
वो क्या थे, पहले उड़ते थे। क्या थे, पहले वो उड़ते थे। लेकिन शुतुरमुर्ग को क्या हुआ कि ये वर्तमान में ये उड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं उड़ते हैं? तो इनको जो ज़रूरतमंद चीज़ें चाहिए थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, इनको नीचे ही मिल जाता था, यानी उड़कर प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यही वजह है कि इनके जो पंख थे वो एक अवशेषी अंग के रूप में रह गए। यही वजह है कि पक्षी को बोला जाता है कि ना उड़ने वाले, ये शुतुरमुर्ग को बोला जाता है ना उड़ने वाले पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। पक्षी होते हुए ना उड़ पाते हैं। पक्षी इसलिए बोला जाता है, इनके पूर्वज क्या थे, पक्षी थे, उड़ने वाले थे, उड़ते थे ये लोग अपने भोजन प्राप्त करने के लिए। लेकिन इनको धीरे धीरे क्या हुआ, शुतुरमुर्ग को अपनी खाद्य पदार्थों यानी भोज पदार्थों की आवश्यकता नीचे ही प्राप्त हो गई, तो ये अपने पंख का यूज ही नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे इनके पंख अवशेषी अंग के रूप में रह गए। तो लयमार्गवाद की धारणाएं इसी पे आधारित थी कि जीवन काल के दौरान कोई भी जीव, वे सभी शारीरिक परिवर्तन, कोई भी जीव जो अपने जीवन काल के दौरान जो भी सारे गुण या शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके संतानों में वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं या विरासत में मिलते हैं। अर्थात किसी जीव के जीवन काल के दौरान उसमें होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तन उसकी संतानों को विरासत में मिलते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने अपना एक 4 मत दिए। पहला क्या था, बड़े होने की प्रवृत्ति, पहला, या कहीं भी किसी को लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, अंगों का उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। उपार्जित का मतलब हो गया अर्जित, लक्षण की वंशागति का मतलब विरासत, यानी वैसा लक्षण जो उसको विरासत में मिल रहा हो। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ नोट देखते हैं। लयमार्गवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो लयमार्क ने दिया। लयमार्क के सिद्धांत या लयमार्कवाद को गलत साबित कर दिया बीजमैन। तो कोई भी जब सिद्धांत अपना अपना मत रखता है तो जब नए वैज्ञानिक आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ क्लू मिलता है, मेरिट और डिमेरिट मिलता है, तो उसको सुधारता है। जब सुधार देता है तो बोलता है ऐसा नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने एक बात बोले कि जिसका ज़्यादा उपयोग करते हैं वो ज़्यादा विकास होता है, जिसका कम उपयोग वो कम। तो बात ये है कि हमारे शरीर में जो हार्ट होता है वो ज़्यादा क्या करता है, काम, हमेशा काम करते रहता है बिना रुके हुए। तो क्या, तो इसकी वृद्धि ज़्यादा होना चाहिए था, धीरे धीरे ये शरीर के अंदर बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था। तो ये सब कुछ इस प्रकार की चीज़ें डिमेरिट इन्होंने बीजमैन साहब ने खोजे, और यही वजह है कि लयमार्गवाद को इन्होंने गलत साबित कर दिए। बोले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो किसी भी जीव के जीवन काल के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो उसके शरीर में आने वाली पीढ़ी के शरीर में ही मिले, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही वजह है कि इनके सिद्धांत को कुछ हद तक गलत साबित कर दिए, और जिन्होंने गलत साबित किए उनका नाम बीजमैन साहब थे, और इन्होंने एक मत दिया जिसका नाम, एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था नव लयमार्कवाद का सिद्धांत। तो न्यू लयमार्कनिज्म का सिद्धांत किसने दिया, तो बीजमैन साहब ने दिया। तो ये बातें आप याद रखेंगे। एक इन्होंने एक पुस्तक लिखे लयमार्क जी ने जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक इनका एक पुस्तक था जिन्होंने लिखा लयमार्क ने, और ये जो सिद्धांत दिए थे इसी पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित किए थे। तो ध्यान रहे कि लयमार्क ने क्या सिद्धांत दिए थे, तो लयमार्क ने सिद्धांत ये दिए कि जो जीव अपने शरीर के जिन भागों का जितना ज़्यादा उपयोग करेगा उसका ज़्यादा विकास होगा, जिसका कम उपयोग करेगा कम विकास होगा। इस क्रम के दौरान क्या होगा, उसके सरल जीवों से क्या होगा, उन सरल जीवों से जटिल जीवों में उसका क्रमिक परिवर्तन होगा, अर्थात विकास होगा। निम्न कोटि से वो उच्च कोटि में परिवर्तित होंगे। उसके बाद वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ेगा जिससे उसके शारीरिक ढांचा में क्रमिक परिवर्तन आने की संभावनाएं होगी या होती है। बड़े होने की प्रवृत्ति बताई दी, उपयोग हो गया। तो इन सारी चीज़ें थी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं लयमार्कवाद क्या था। सबसे पहले ये जैव विकास क्या था। तो जैव विकास किसे बोलते हैं, तो जब कोई निम्न कोटि के जीव क्रमिक परिवर्तन के द्वारा जब उच्च कोटि के जीव में बदल जाते हैं तो उसे जैव विकास बोलते हैं। यानी कि जब
निम्न विकसित कोई जीव क्रमिक परिवर्तन के द्वारा उच्च विकसित जीव में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे जैव विकास बोलते हैं। इसी जैव विकास को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के आधार पर समझाया, जैसे लैमार्क, चार्ल्स डार्विन और ह्यूगो डी विरीज। लैमार्क ने अपना सिद्धांत जैव विकास पे ये दिए, उन्होंने बताया कोई भी जीव अपने अंगों का जितना उपयोग करेगा उसका ज़्यादा विकास होगा, जिसका कम उपयोग करेगा कम विकास होगा। अर्थात ये कहलाया उपयोग एवं अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज। और दूसरा था क्या, बड़े होने की प्रवृत्ति, अर्थात क्रमिक परिवर्तन द्वारा निम्न कोटि से उच्च कोटि में बदलना। वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव का मतलब उनके वातावरण के अनुकूल क्या होगा, शारीरिक ढांचा में परिवर्तन आएगी। और चौथा था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI, जो बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। अर्थात वंशानुगति का मतलब विरासत हो गया, उपार्जित यानी इन सारे के दौरान जो भी परिवर्तन हमारे शरीर में आए हमारे आने वाले संतान में देखने को मिलेगा। यानी मोटा मोटी ये बातें हैं कि इनका सिद्धांत जो आधारित था, किसी भी जीव के जीवन काल के दौरान उसमें होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तन उसकी संतानों को विरासत में मिलते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों को लैमार्कवाद का सिद्धांत समझा दिया। और आगे जो टॉपिक आएगा वो अब आएगा चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आएगा। चार्ल्स डार्विन पढ़ाने के बाद ह्यूगो डी विरीज पढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ इनकी मुख्य बातें बताएंगे। इस प्रकार इनके कुल जो हैं हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर इनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन घटना चक्र का देखेंगे। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में ये आया होगा।